क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं एम्स नॉर्सेट या फिर एम्स अलग अलग एम्स में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो आप लोग के 3 जून 2023 के लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए डेली ऐसे ही वीडियो मिलती रहें। और आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा यदि आपको पीडीएफ चाहिए। जितने भी क्लास हो रही है डेली बेसिस पे सभी पीडीएफ अवेलेबल आपको होनी है, आपके पास चाहिए तो पूरी पीडीएफ को अवेलेबल करवा दी जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे। और आपका इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहां भी कुछ आपका जो भी हमारे पास आएंगे वैसे मैसेजेस वगैरह तो वहां पे अपलोड कर दी जाएंगी, पोस्ट कर दी जाएंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो लिया गया है यहाँ पे देखिएगा, आ मोनोएमीन ऑक्साइड्स ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, देखिएगा आ मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर इज प्रिस्क्राइब व्हाट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू अवॉइड, टीच द क्लाइंट टू अवॉइड। एक मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो है निर्धारित है नर्स को सेवार्थी को किन बातों से बचना सिखाना चाहिए, क्लाइंट को, ठीक है ना, क्या है, क्लाइंट को किस बातों से बचना सिखाना चाहिए। तो इसमें आपका क्या होगा राइट आंसर। देखिए 4 ऑप्शन है डियर, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें राइट आंसर आप दे सकते हैं अपने से भी कि इसमें राइट आंसर क्या आएगा। देखिएगा प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द सन या फिर इंगेस्टिंग वाइन्स एंड एसीज या फिर इंगेजिंग इन एक्टिव फिजिकल एक्सरसाइज या फिर ओवर द काउंटर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग मेडिकेशंस। 4 ऑप्शन दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर MAOI का फुल फॉर्म है जो प्रिस्क्राइब किया गया है। व्हाट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू अवॉइड, क्या अवॉइड करने के लिए बताएंगी नर्स के द्वारा, क्या बताया जाएगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन बी होगा, करेक्ट ऑप्शन बी, इंगेस्टिंग वाइन्स एंड एसीज। यहाँ पे देखिए नर्स सजेस्ट द पेशेंट टू अवॉइड इंगेस्टिंग वाइन एंड एसीज एज इट कंटेन, देखिएगा ट्राइमिन विच विल अदरवाइज कॉजेज सडन, क्या होगा, राइज इन ब्लड प्रेशर, क्या होगा, बढ़ेगा उनका बीपी, हाइपरटेंशन हो सकता है। बाय रिलीजिंग, देखिएगा नॉरएपिनेफ्रिन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। देखिएगा नर्स रोगी को सलाह देती है कि वह वाइन और पुराने पनीर के सेवन से बचे, पुराने पनीर के सेवन से बचें क्योंकि इसमें टायरामाइन होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा टायरामाइन होता है इसमें। क्या होता है यहाँ पे दिया गया है कि वाइन एंड ए चीज एज इज कंटेन टायरामिन, इसमें क्या होता है, टायरामिन विल विच विल अदरवाइज कॉजेज सडन राइज इन द ब्लड प्रेशर, इन द ब्लड प्रेशर। जो सीधे क्या करेगा, देखिए हिंदी में दिया गया जो जो ट्राइमाइन होता है उसमें जो सीधे रक्त प्रवाह में नॉरपेरिनेफ्रिन जारी करके रक्तचाप में अचानक वृद्धि का कारण होगा, अचानक क्या होगा, वृद्धि का कारण होगा। इसलिए इसमें राइट आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन बी आया करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। ये जो टायरामीन आप देख पा रहे हैं इसमें क्या होता है डियर, जो कि जैसे कि कंपाउंड विच अकर्स नेचुरली इन द चीज जो पनीर होता है उसमें पाया जाता है इन फूड एंड कैन कॉजेज डेंजर्स, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर या पीपल टेकिंग है मोनोएम्यून ऑक्साइड इनहिबिटर्स यदि ये ले लेता है, प्रिस्क्राइब की जा रही तो इसमें क्या होगा, बीपी बढ़ने की चांसेस बढ़ जाती है। तो राइट आंसर आपका बी हुआ। वेरी वेरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा ये। देन सेकेंड में देखिएगा सडन राइज इन ब्लड प्रेशर कॉजेज हाइपरटेंशन क्राइसिस विच रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट, टाइमिंग रिच फूड्स एज चीज अल्कोहल बेवरेज, देखिएगा क्यूर्ड मीट एटीसी मस्ट बी अवॉइडेड और यूज्ड पोटेंशियली, जो कि रक्तचाप में अचानक वृद्धि उच्च रक्तचाप संकट का कारण बनती है जिसके लिए तत्काल उपचार की आवश्यकता है। क्या होगा, इमीडिएट ट्रीटमेंट करवाना होगा। कैरामाइन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे पुराने पनीर हो गया आपका, अल्कोहल पेय पदार्थ, ठीक किए गए मांस आदि से बचना चाहिए या सावधानी से उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल ही क्या करना, आपको ये सब कुछ ज्यादा यूज नहीं करना, बहुत कम ही मात्रा में यूज करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर डिटरमाइनिंग द सीरम लिथियम। क्या है आपका सीरम लिथियम? द ब्लड स्पेसिमेन टू बी ऑब्टेन्ड। सीरम लिथियम का निर्धारण करने के लिए रक्त का नमूना प्राप्त किया जाना चाहिए। रक्त का नमूना प्राप्त किया जाना चाहिए कब? आफ्टरनून में, बिफोर लंच, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर बेड टाइम। क्योंकि डिटरमाइन द सीरम लिथियम किसको करना? सीरम लिथियम के लिए कब आपको ब्लड कलेक्ट करना चाहिए, किस टाइम? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, बिफोर ब्रेकफास्ट, खाने से जस्ट पहले, नाश्ता करने से पहले। इट इज एडवाइजेबल टू टेक द ब्लड सैंपल आफ्टर 12 आवर्स ऑफ लास्ट डोज। 12 hours of last dose. If the last dose is administered at bedtime, it is convenient of for the patient to provide a blood sample before next morning dose. कब लेना? नेक्स्ट मॉर्निंग डोज। So the sample should be drawn before breakfast. So कब लेना है आपको? ब्रेकफास्ट से पहले पहले। अंतिम खुराक के 12 घंटे बाद रक्त का नमूना लेने की सलाह दी जाती है। अंतिम खुराक के, जो भी अंतिम लास्ट खाना है उसका खुराक के 12 घंटे के बाद जो होता है क्या कि ब्लड लेने की, सैंपल लेने की सलाह दी जाती है। यदि अंतिम खुराक सोते समय दी जाती है अंतिम खुराक, तो रोगी के लिए अगली सुबह की खुराक से पहले रक्त का नमूना प्रदान करना सुविधाजनक होता है। इसलिए नाश्ते से पहले नमूना लेना जरूरी है। नाश्ते से पहले क्या करना? नमूना लेना जरूरी है। यानी आपको सैंपल शुड बी ड्रॉन बिफोर ब्रेकफास्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर। डिटरमाइन द सीरम लिथियम द ब्लड स्पेसिमेन टू ऑब्टेन द ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बिफोर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड इफेक्ट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स इंक्लूड्स। एंटी डिप्रेसेंट्स के दुष्प्रभावों में शामिल है। देखिए डियर, ऐसा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप वाला क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एम्स नर्सिटी में। 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए अभी तक मैं इस ऐसे सभी जितने भी पेपर में सॉल्व कर चुकी हूँ, करा रही हूँ, सभी पेपर में आपका ऐसा क्वेश्चन मिला होगा। ऑफिशियल आंसर की जो मैं सॉल्व कर रही थी उसमें आंसर आप लोग को शो हो जा रहे थे, जिसकी वजह से मेरे को ऐसा ही स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आपको पीपीटी फॉर्म में करके पढ़ाना पड़ रहा है, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ड्राई माउथ, डिफिकल्टी इन मेच्योरेशन एंड कॉन्स्टिपेशन, या एपिलेप्टिक सीजर, ट्रेमर्स एंड मसल ट्विस्टिंग हो गया, स्किन रेसेस एंड जॉन्डिस, देन आपका देखिएगा सोमनोलेंस एंड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो यहाँ पे साइड इफेक्ट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स इंक्लूड, साइड इफेक्ट पूछा किसके लिए? एंटी डिप्रेसेंट जो लिया जाएगा मेडिकेशन उसके लिए। तो इसमें कौन कौन से होगा? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा, ए बी सी तीनों आएगा। मतलब कि ड्राई माउथ होगा, डिफिकल्टी होगा, मिक्चुरेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एपिलेप्टिक सीजर भी होगा, ट्रेमर हो सकता है, मसल ट्विस्टिंग हो सकता है, स्किन रैशेस एंड जॉन्डिस भी आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी रहा, सॉरी ऑप्शन सी रहा, ए बी सी। देखिएगा साइड इफेक्ट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स इंक्लूड नोजिया, इंक्रीज एपेटाइट एंड वेट गेन, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम सच एज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एंड डिक्रीज ऑर्गन्स, फैटिग एंड ड्राइनेस, इंसोम्निया, ड्राई माउथ, ब्लड विजन एंड कॉन्स्टिपेशन। ये सारे हैं साइड इफेक्ट किसका? आपका एंटी डिप्रेशन का। नेक्स्ट द क्राइसिस दैट इज देखिएगा प्रेसिपिटेड बाय एन unanticipated, stressful, क्या है? crisis that is precipitated by an unanticipated stressful event that creates disequilibrium by threatening one's sense of biological, social, psychological integrity, that is called। संकट जो एक देखिएगा अप्रत्याशित तनावपूर्ण घटना से उपजी है, जो किसी की जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक अखंडता की भावना को खतरे में डालकर असमानता पैदा करती है, क्या कहलाती है? क्योंकि क्राइसिस डेट इज प्रिस्क्राइब प्रेसिपिटेटेड बाय एन अनएंटिसिपेटेड स्ट्रेसफुल इवेंट क्रिएट्स डिसइक्विलिब्रियम बाय किसके द्वारा? क्रिएटिंग वंस सेंस ऑफ बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल इंटेग्रिटी, दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल क्राइसिस, या फिर एडवेंटिएटेड क्राइसिस, या मैचुरेशनल क्राइसिस, या सोशल क्राइसिस। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, सिचुएशनल क्राइसिस। सिचुएशनल क्राइसिस क्योंकि यहाँ पे सेंस ऑफ बायोलॉजिकल भी है, सोशल भी है, साइकोलॉजिकल इंटेग्रिटी, दैट इज कॉल्ड आपका क्या होगा? कैसा सिचुएशन है वैसे ये होगा सिचुएशनल क्राइसिस। Situational crisis is term given to a person whose coping mechanism are affected due to their circumstance situations. Circumstances include loss of job,
या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकता है, डेथ ऑफ लव वन या फिर डाइवोर्स हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, फिजिकल इलनेस हो सकता है। ये सारा सिचुएशनल के अंदर आएगा। नेक्स्ट में आपको डिफर फ्रॉम देखिएगा एडवांटेजियस क्राइसिस, जिसमें से अनप्लान्ड और एक्सीडेंटल होता है, ये बिल्कुल भी प्लान नहीं किया और अचानक से हो गया, विच इंक्लूड जैसे रेप हो गया, फिर फ्लड फायर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, मर्डर हो गया, चाइल्ड अब्यूज हो गया, एटीसी, ये सब आपका किस में आएगा, ये आपका बी में आएगा, एडवांटेजियस क्राइसिस के अंदर आएगा। सिचुएशनल क्राइसिस के एग्जाम्पल यदि पूछता है डियर एग्जाम्पल, तो ये सारे आ जाएंगे, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा। और यदि आपका इसका पूछेगा क्राइसिस का, तो आपका क्या होगा, और ये सारा एग्जाम्पल है इसका यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैचुरेशनल क्राइसिस इंक्लूड्स क्या होता है, इसमें प्यूबर्टी होता है, मैरिज होता है, एटीसी, ठीक है, मैचुरेशनल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग द डेथ ऑफ सपोज द पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग क्राइसिस, दिस टाइप ऑफ क्राइसिस इज नोन एज, जीवन साथी की मृत्यु के बाद जातक संकट का अनुभव कर रहा होता है, इस प्रकार के संकट के रूप में जाना जाता है। फॉलोइंग द डेथ ऑफ अ स्पाउस द पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग क्राइसिस, दिस टाइप ऑफ क्राइसिस इज नोन एज, कौन सी क्राइसिस में जाएगा, डिस्पोजिशनल क्राइसिस, या फिर क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमेटिक लाइफ एक्सपीरियंसेस, या डेवलपमेंटल क्राइसिस, या फिर क्राइसिस रिफ्लेक्टिंग साइकोपैथोलॉजी। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, मृत्यु के बाद जातक संकट का अनुभव कर रहा होता है, इस प्रकार के संकट के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमेटिक लाइफ एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमेटिक लाइफ एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्राइसिस देखिएगा, प्रेसिपिटेड बाय अनएक्सपेक्टेड एक्सटर्नल स्ट्रेस over which the individual has little or no control, and as a result of which she feels emotionally overwhelmed and defeated। ये आपका देखिएगा, अप्रत्याशित बाहरी तनाव से उत्पन्न संकट जिस पर व्यक्ति का बहुत कम या कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह भावनात्मक रूप से अभिभूत और पराजित महसूस करता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमेटिक लाइफ, जो भी होगा उसका एक्सपीरियंस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टेम्परेरी लॉस ऑफ मसल टोन एंड वीकनेस प्रेसिपिटेड बाय वैरायटी ऑफ इमोशनल स्टेटस इज कॉल्ड, मांसपेशियों की टोन का अस्थायी नुकसान और विभिन्न प्रकार की भावनात्मक अवस्थाओं से उपजी कमजोरी को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, कैटाप्लेक्सी, या फिर कैथेरिस, या फिर कंपल्सन, या फिर कॉन्फागुलेशंस, या फिर कॉन्फागुलेशंस। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी होगा, कैटाप्लेक्सी, कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सिस इज अ सडन एंड देखिएगा ट्रांजिएंट एपिसोड ऑफ मसल वीकनेस, मसल वीकनेस यहाँ पे दिया गया है, accompanied by full conscious awareness which is precipitated or triggered by emotion as laughing, crying etc, laughing, crying etc। देखिएगा कैपिटल ऐसी पूर्ण सचेत जागरूकता के साथ मांसपेशियों की कमजोरी का अचानक और क्षणिक प्रकरण है, जो हंसने, रोने आदि भावनाओं से उत्पन्न या ट्रिगर होता है। ये चीजें यहाँ पे आपका दिया है, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, कैटाप्लेक्सी, कैटाप्लेक्सी। देखिएगा, कैथेरेसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग अ स्ट्रॉन्ग इमोशन थ्रू अ पार्टिकुलर एक्टिविटी और एक्सपीरियंस, रेचन एक विशेष गतिविधि अनुभव के माध्यम से मजबूत भावनाओं को मुक्त करने की प्रक्रिया है, कौन सा, कैथेरेसिस, यहाँ पे जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, कंपल्सिव बिहेवियर इज साइकोलॉजिकल कंडीशन इन विच अ पर्सन डज बिहेवियर कंपल्सिवली हैविंग ए ओवरवेलमिंग फीलिंग दैट दे मस्ट डू सो, दे मस्ट डू सो। तो इसमें क्या होगा, देखिए बाइकारी व्यवहार एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति अनिवार्य रूप से ऐसा व्यवहार करता है जिसमें यह महसूस होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, दे मस्ट डू सो, उसको ऐसा करना चाहिए, उसकी फीलिंग होती है, यहाँ पे लिखा हुआ फीलिंग दैट दे मस्ट डू सो। नेक्स्ट में देखिएगा, कॉन्फुलेशन इज अ सिम्टम्स ऑफ वेरियस मेमोरी डिसऑर्डर इन विच मेड अप स्टोरीज फिल इन एनी गैप्स इन मेमोरी। यहाँ पे बातचीत विभिन्न स्मृति विकारों का एक लक्षण है जिसमें बनी बनाई कहानियां स्मृति के किसी भी अंतराल को भर देती है। तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा, चारों जो रैशनल, यहाँ पे चारों जो ऑप्शन है सभी के रैशनल दे दिए गए हैं, जो कि आपको अच्छे से एक बार देख लेना है। Next question, a state of diminished consciousness in which the patient remains mute and still with the eyes open is called, घटी हुई चेतना की अवस्था जिसमें रोगी मूक रहता है और फिर भी आंखें खुली रहती है, क्या कहलाती है, a state of diminished consciousness, क्योंकि पेशेंट क्या, consciousness in which the patient remains mute and still with the eyes open is called कैटाटोनिया।
स्टूपर क्या कहलाएगा ये आपका, देखिए, या पैनिक या फिर हिस्टीरिया। चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी हुआ, स्टूपर। बी इज करेक्ट आंसर, बी इसमें राइट हुआ। कैटेटोनिया इज a state of psychomotor immobility and behavior abnormality manifest by stupor। यानी कि कैटेटोनिया साइकोमोटर गतिहीनता और वहमों द्वारा प्रकट व्यवहार संबंधी असामान्यताएं की स्थिति है। पैनिक देखिएगा, यहाँ पे पैनिक लिखा हुआ, सी ऑप्शन। पैनिक इज अ सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग और एंजाइटी और फियर दैट प्रिवेंट्स रीजनेबल थॉट एंड एक्शन एंड मे स्प्रेड टू इन्फ्लुएंस मेनी पीपल। घबराहट, चिंता, भय की एक अचानक मजबूत भावना है जो विचित्र विचारों और कार्यों को रोकता है और कई लोगों को क्या करता है, प्रभावित करने के लिए फैल सकता है। हिस्टीरिया में क्या होता है आपका, एक्सक्रेटेड बाय अनकंट्रोलेबल इमोशन और एक्साइटमेंट। अनकंट्रोलेबल होगा, इमोशंस होगा, एक्साइटमेंट होगा। तो इसमें हिस्टीरिया देखिएगा अतिरंजित या बेकाबू भावना या उत्तेजना है। ये हिस्टीरिया वाले में प्रॉब्लम ये सब देखा जाता है, जिसमें एक्साइटमेंट होता है, अनकंट्रोल होता है, बिल्कुल भी वो कंट्रोल में किसी भी काम में नहीं रहेगा, एक्साइटमेंट होगा किसी भी काम को लेके, तो ये आपका हिस्टीरिया के अंदर जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन बी हुआ, स्टूपर। नेक्स्ट, व्हेन अ पेशेंट इज नॉट अवेयर ऑफ हिज हर मेंटल इलनेस इट इज कॉल्ड। जब किसी रोगी को अपने मानसिक रोग का ज्ञान नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, डिसओरिएंटेशन, लैक ऑफ इंसाइट, अनकॉन्शियसनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पे लैक ऑफ देखिएगा, पेशेंट इज नॉट अवेयर ऑफ हिज हर मेंटल इलनेस दैट इज कॉल्ड, ऑप्शन बी आएगा, लैक ऑफ इंसाइट। क्या होगा आपका, लैक ऑफ इंसाइट। डिसओरिएंटेशन क्या होता है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी इन विच पर्सन इज नॉट अवेयर अबाउट टाइम, प्लेस एंड पर्सन। यहाँ पे किसका बताया, टाइम, किसके लिए अवेयर नहीं रहेगा, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। लैक ऑफ इंसाइट में क्या होता है, आल्सो नॉन एज देखिएगा एनोसोमनिया इन विच पर्सन इज नॉट अवेयर अबाउट हिज और हर ऑन मेंटल इलनेस। नेक्स्ट है, द पर्सन इज एबल टू स्पीक ओनली इन विस्पर। व्यक्ति केवल कानाफूसी में ही बोल पाता है, क्या होता है, अपोनिया, म्यूटिज्म, या फिर अपेजिया, या स्टुपोर्नेस। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ऑप्शन इसमें ए आएगा, ए इज करेक्ट आंसर, अपोनिया। अपोनिया इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वॉइस साउंड। ये क्या होता है, ध्वनि जो उत्पन्न करने में असमर्था होता है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा। Next, a form of a speech in which the client tends to wander away from the intent point and never returning to the original idea is called। भाषण का एक रूप जिसमें ग्राहक इच्छित बिंदु से भटक जाता है और मूल विचार पर कभी नहीं लौटता है, क्या कहलाएगा। देखिए, फॉर्म ऑफ अ स्पीच इन विच द क्लाइंट टेंड्स टू वंडर अवे फ्रॉम द इंटेंट पॉइंट एंड नेवर रिटर्निंग टू द ओरिजिनल आइडिया दैट इज कॉल्ड, क्या होगा, वर्बिजेशन, थॉट इनर्शंस, थॉट इंसर्शंस, या फिर टेंजेंटियलिटी, या फिर थॉट ब्लॉक। चार ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा, टेंजेंटियलिटी। देखिएगा टेंजेंटियलिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब जनरेशन इज द ऑब्सेशन रिपीटेशन ऑफ रैंडम वर्ड्स। इसमें क्या होता है, आश्रित शब्दों को जुनूनी दोहराता है, ये रिपीटेशन वर्ड है आपका इसमें। थॉट इनर्सेशंस में क्या होगा, एसोसिएटेड विद सिजोफ्रेनिया। थॉट इनर्सेशंस along with थॉट देखिए ब्रॉडकास्टिंग, थॉट ब्लॉकिंग एंड थॉट विड्रॉल आर प्राइमरी फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ किसका, सिजोफ्रेनिया का। ये सारे के सारे सिम्टम्स किसका, सिजोफ्रेनिया का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। निम्न में से कौन सा संघर्ष का प्रकार नहीं है, तो इंट्रापर्सनल देखिएगा, इंट्रापर्सनल, मैनिफेस्ट, इंटरपर्सनल, या फिर इंटरग्रुप। चार ऑप्शन दिया गया डियर, जो कॉन्फ्लिक्ट का एक पार्ट जो होगा, प्रकार है, नहीं है। ऑप्शन बी होगा, मैनिफेस्ट, बी इज करेक्ट आंसर। इंटरपर्सनल देखिएगा, इंट्रापर्सनल और इंटरग्रुप एंड इंट्राग्रुप आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, आर द क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्योंकि नॉट की बात किया तो मैनिफेस्ट हुआ, बाद में इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल और इंट्रा ग्रुप के अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है। नेक्स्ट है, मैजिकल थिंकिंग इज चियरफुली सीन इन। जादुई सोच मुख्य रूप से देखी जाती है, तो आपका ऑप्शन सी सो हो गया, प्री स्कूलर वाले बच्चे में देखने को मिलता है। मैजिकल थिंकिंग इज अ स्टेज दैट अकर बिटवीन द 2 and 7 years of age। जादुई सोच एक ऐसा चरण है जो 2 से 7 वर्ष की आयु के बीच में होता है।
नेक्स्ट है एज ग्रुप 1 to 3 years आर नोन एज टोडलर, जिसमें 3 to 5 years आर नोन एज प्री स्कूलर। द प्राइम टाइम एट देखिएगा फैंटेसी मैजिकल थिकनिंग जो होगा ड्यूरिंग प्री स्कूलर एज में अराउंड 5 years द टोडलर एज ग्रुप। फिर एट द डेवलपमेंट स्टेज चिल्ड्रन बिलीव इन फैंटास्टिक कैरेक्टरिस्टिक सो मच that they truly believe they complete that event day. For example, they believe that the mountains can move and due to this they can enjoy alternative advanced where they are in moving car. यहाँ पे क्या है, इस विकारात्मक चरण में बच्चे शानदार पत्रों में इतना विश्वास करते हैं कि वास्तव में विश्वास करते हैं कि वे हर दिन उनके साथ है। उदाहरण के लिए जैसे कि उनका मानना है कि पहाड़ हिल सकते हैं और इस वजह से जब वे चलते कार में होते हैं तो परमाणिक रोमांच का आनंद ले सकते हैं। इसमें वही पूछा गया मैजिकल थिकनिंग इन सेफली सीन इन किस में देखने को मिलेगा, ये प्री स्कूलर वाले में देखने को मिलेगा, प्री स्कूलर बच्चे में। नेक्स्ट सर्विसेज एम एंड रिड्यूसिंग द प्रीवैलेंस ऑफ साइकेट्रिक इलनेस बाय शॉर्टिंग द कोर्सेस ऑफ द इलनेस दैट इज कॉल्ड। बीमारी के पाठ्यक्रम को कम करके मनोरोग की व्यापकता को कम करने उद्देश्य से दी जाने वाली सेवाओं को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन या प्राइमोडियल प्रिवेंशन। इसमें राइट आंसर जो हुआ आपका क्या हुआ? सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन पहले से शो हो जा रहा है। डिजीज प्रिवेंशन इंक्लूड्स मेजर नॉट ओनली टू प्रिवेंट द ऑक्यूरेंस ऑफ डिजीज, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन रिड्यूस रिस्क इम्यूनाइजेशन बट आल्सो टू अरेस्ट इट्स प्रोग्रेस। इसमें क्या होता है? प्राइमरी प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर क्या होता है? रिड्यूस होता है, ठीक है ना। और आपका प्राइमोडियल में रिस्क फैक्टर क्या होता है? उसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट में देखेंगे आप सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है? डायग्नोसिस होता है, आपका ट्रीटमेंट होता है, जितना भी ट्रीटमेंट वगैरह आपका स्क्रीनिंग होती है, केस फाइंडिंग होती है, ये सब सेकेंडरी में होगा। टर्सरी में क्या होगा? रिहेबिलिटेशन होगा, ये सारे होंगे। तो यहाँ पे जो पूछा गया था रिड्यूसिंग द प्रिवेलेंस ऑफ साइकेट्री इलनेस, यहाँ भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड बात कर रहा है। और शॉर्टनिंग द कोर्सेस ऑफ इलनेस, जो कि आपका कोर्स जो था उसको शॉर्ट कर दिया गया इलनेस से रिलेटेड, तो राइट आंसर क्या होगा? सेकेंडरी में जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज टोटल स्कोर इन मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन? MMSE का फुल फॉर्म भी है ये आपका, तो कितना होगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा? बी होगा, 30 होता है। टोटल स्कोर ऑफ मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज 30 एंड डिवाइडेड अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी सच एज, जैसे कि ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन एंड कैलकुलेशन, रिकॉल एंड लैंग्वेज, ये सारे जो है आपको क्या है? मिनी मानसिक स्थिति परीक्षा का कुल स्कोर 30 और इसमें निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि आपका किसमें ओरिएंटेशन में, रजिस्ट्रेशन में, अटेंशन में, कैलकुलेशन में एंड रिकॉल एंड लैंग्वेज में। नेक्स्ट आपका फुल फॉर्म ऑफ MMSE का फुल फॉर्म क्या होगा? मल्टी मेमोरी स्टेटस एग्जामिनेशन, मल्टीपल मेंटल स्ट्रा इवैल्यूएशन, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन और मेटा मेंटल स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रियल। राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन इसमें जो होगा सी होगा राइट आंसर, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। देखिएगा मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इट इज अदरवाइज कॉल्ड क्या होता है? फॉल्स्टीन टेस्ट। किसका होगा ये भी पूछा जा सकता है आपके, अदरवाइज दैट इज कॉल्ड फॉल्स्टीन टेस्ट। द मैक्सिमम स्कोर 30 होता है, ये चीज यहाँ पे कहा गया है। इसे अन्यथा फॉल्स्टीन टेस्ट कहा जाता है, किसको अदरवाइज दूसरा नाम से क्या होता है? फॉल्स्टीन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 30। नेक्स्ट है पैरोक्सिमल सेरेब्रल डिस्फंक्शन इज अदरवाइज कॉल्ड। पैरोक्सिमल सेरेब्रल डिस्फंक्शन को अन्यथा कहा जाता है, डिप्रेशन कहा जाएगा, एपिलेप्सी कहा जाएगा, कोमा में कहा जाएगा, ब्रेन डेथ होगा, क्योंकि पैरोक्सिमल सेरेब्रल डिस्फंक्शन है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी होगा, एपिलेप्सी। नेक्स्ट, द मेजर कॉजेज ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर, फिजिकल फैक्टर, जेनेटिक डिसऑर्डर, स्ट्रेस फैक्टर या बायोलॉजिकल फैक्टर। मेजर कॉजेज ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर का सबसे बड़ा कारण पूछा है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्ट्रेस फैक्टर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूरोटिक डिसऑर्डर, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट विकार नहीं? पैनिक एंजाइटी, देखिए राइट आंसर इसमें डेलिरियस मेनिया, कौन सा नहीं है? डेलिरियस मेनिया, बाद बाकी ये सब है। पैनिक एंजाइटी होगा, कन्वर्सन रिएक्शंस होगा, डिसोसिएटिव होगा, जो कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर में आएगा, ये डेलिरियस मेनिया नहीं आएगा। Which of the following is not a characteristic feature of neurotic disorder? Intake insight, subjective distress, anxiety, delusion. इसमें भी वही characteristic पूछा है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, delusion. नेक्स्ट, insight is present in all except, insight present होगा लेकिन एक को छोड़कर, न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फोबियाज और साइकोसिस। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर?
ऑप्शन डी होगा साइकोसिस को छोड़कर बाद बाकी इसमें होगा, न्यूरोसिस में होगा, ओसीडी में होगा और फोबियाज में होगा। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2070 बिल रिसीव्ड प्रेसिडेंट असेंट ऑन। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। कब मिली थी? अप्रैल 7 2017 में, अप्रैल 15 2017 में, जुलाई 7 2017 या जुलाई 15 2017? ये भी क्वेश्चन शायद इस बार भी आया हुआ था एसजीपीजीआई में क्वेश्चन ये। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा अप्रैल 7 2017। नेक्स्ट द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो आपका राइट आंसर पहले से हो गया 1987। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा डियर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें जिनका भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें जो भी, या फिर जो फ्यूचर के लिए भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके पास भी आप शेयर कर दीजिएगा। एंड एक कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। अंत में वीडियो देखने के बाद एक बार आप छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।